सो वी हैव स्टार्टेड अवर लेक्चर। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, कल हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे। पहला एग्जाम्पल था सेल रिप्रेजेंटेशन पर से सेल रिएक्शन कैसे लिखे जाए और सेल रिएक्शन पर से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। हाइड्रोजन के लिए भी हमने वो किया था, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल की, जो स्टैंडर्ड भी है और नॉन स्टैंडर्ड भी है। हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर एक ईएमएफ सीरीज हमें मिली थी, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद में, ठीक। ये ईएमएफ सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टाइटल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स किया है। दूसरी बात स्टैंडर्ड स्टेट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन and the pressure of any gaseous substance is also fixed। तो पोटेंशियल के ऊपर टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशंस एंड प्रेशर अफेक्ट करता है। अब ये जो तीनों पैरामीटर्स जो इफेक्टिंग द पोटेंशियल वैल्यूज, उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं हर बार। यही पैरामीटर्स को कांस्टेंट करेंगे तो जितनी भी बार हम पोटेंशियल वैल्यूज मेजर करेंगे वो कांस्टेंट आएंगे। So the standard electrode potentials of all the given half cells are always constant। ये स्टैंडर्ड स्टेट में कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इट इज ऑलवेज 2.87। यहाँ पर उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी है ई नॉट। तो स्टैंडर्ड स्टेट उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कभी भी मुझे स्टैंडर्ड सेल अगर ढूंढना है, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो मेरे पास ये नोन जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आपको पूछेंगे तो वो हमेशा 1.1 वोल्ट रहेगा। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन हमारे पास है कि भाई जब भी हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं और वो भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो हमारे पास इक्वेशन यही था। बार बार हमने ये लिखा हुआ है, कौन सा है? ई नॉट सेल, ओके, इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब देखो, डैनियल सेल के अंदर हमने कैथोड पर कॉपर को रखा था, ठीक है। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है, इट इज 0.34 वोल्ट। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 0.34 वोल्ट हमें हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। यू कैन सी हियर, ओके, स्टैंडर्ड है। और इसी तरह से हमें एनोड पर जिंक इलेक्ट्रोड था, तो जिंक इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव 0.76 वोल्ट। अब ये दोनों वैल्यूज स्टैंडर्ड स्टेट में कांस्टेंट रहती है, तो इनका डिफरेंस भी हमेशा 1.1 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर डैनियल सेल ले रहे हो और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप ढूंढ रहे हो, तो किसी भी टाइम आप उसको मेजर करोगे तो 1.1 वोल्ट फिक्स आएगा। क्योंकि डैनियल सेल के जो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स है वो फिक्स्ड है। अगर हम इसको चेंज करते हैं एनोड या कैथोड को, तो हमारा सेल भी चेंज हो जाएगा। अगर सेल चेंज हो जाता है तो उसको हम डैनियल सेल नहीं कहेंगे। तो किसी भी गैल्वेनिक या वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रोमियम और एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम के लिए देखो, थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं,
तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम का वैल्यू हमें मिल रहा है ना? यू कैन सी दैट द क्रोमियम इज -0.74 and aluminium is -1.66 वोल्ट। अब आपको कल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग तय करना है कि भाई क्रोमियम और एल्यूमिनियम को अगर हम इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में लेते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा। ठीक है, तो मनन बेटा तू बता कि भाई ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम में कौन एनोड होगा। मन्नू भाई बोलो। मैं बताऊं? हाँ तू कुशल तू बता। सर क्रोमियम है वो कैथोड होगा और एल्यूमिनियम है वो एनोड होगा। अच्छा, तो उसका रीजन क्या। सर मतलब क्रोमियम ज्यादा बड़ा है वैल्यू में और हाँ एल्यूमिनियम छोटा है, तो तो कल जो हमने बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड होगी। एक्सेलेंट। तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज है क्रोमियम और एल्यूमिनियम की, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है एंड वी नो दैट higher the reduction potential that electrode is behaves as a cathode and the lower the reduction potential behaves as a anode। तो अगर मुझे क्रोमियम और एल्यूमिनियम से बने हुए सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम के दोनों के ये रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कांस्टेंट रहेंगे। तो जितनी भी बार मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे एक जैसी ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे ई नॉट सेल क्या मिल सकता है, तो मुझे यहाँ ई नॉट सेल इस तरह से मिलेगा कि भाई एनोड पर मेरा जो है वो एल्यूमिनियम है, लोअर द वैल्यू, और कैथोड पर है 0.74। तो मैं क्या करूंगा, -0.74 ये मेरी कैथोड पर रहे क्रोमियम की वैल्यू है, माइनस इन द ब्रैकेट -1.66 वोल्ट ये मेरी एल्यूमिनियम की वैल्यू है। ये वैल्यू मुझे एनोड पर से मिल रही है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.66 1.66 -0.74, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे, 1.66 -0.74 इज द 0.92। ओके। तो जब भी क्रोमियम एल्यूमिनियम मेरे पास होगा तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.92 होगा। ये हमेशा 0.92 ही रहेगा। जैसे डैनियल सेल बाय डिफॉल्ट 1.1 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मैं जब भी बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन भी कांस्टेंट रखा है। तो बस ये बात दिमाग में बैठा दो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सेल इज ए कांस्टेंट। क्लियर। अगर कोई बच्चा मुझे बताता है कि सर ना सर मुझे पाछू बोलो ને તમારે સર ચૂંટી ના तू वारे घड़िया बाहर जतो रहे तो शू करूंगा बेटा। अब मुझे नेट इश्यू सर તમારે ओके, अब मुझे Fe और Pb+2 का एक सेल बनाना है, ठीक है। अब ये सेल लेकर हमें एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। तो Pb और Fe का मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो Pb की वैल्यू मेरे पास है -0.34, यू कैन सी दैट -34, ठीक है पॉइंट, अच्छा -1.3 दिस इज द वैल्यू। और Fe की वैल्यू है -0.44। तो अगेन हायर द रिडक्शन पोटेंशियल इज योर कैथोड कैथोड and lower the reduction potential is your anode। एनोड। ओके। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो ईएमएफ सीरीज है वो रिडक्शन पोटेंशियल से है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली तो ऑलवेज रिलेटिवली जो हायर साइड पर है वो कैथोड बनेगा और रिलेटिवली जो लोअर साइड पर है वो एनोड बनेगा, है ना। तो अगेन Pb एंड Fe, Pb इज हायर साइड, रिलेटिवली Fe से ज्यादा ऊपर है तो वो कैथोड, नीचे है वो
एनोड। सेम हैपन्स विद द क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। क्रोमियम रिलेटिवली एल्यूमिनियम से ऊपर है तो कैथोड, और एल्यूमिनियम रिलेटिवली नीचे है तो वो एनोड। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि जब भी ईएमएफ सीरीज को हम देख रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल से है, तो हायर द वैल्यू इन द सीरीज और हायर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड द लोअर द पोजीशन इज द एनोड। ठीक है, तो बस ये सिंपल है। अब मैंने कल भी बताया था कि भाई ये पोटेंशियल वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये वैल्यू सिंपल है, आपको गिवन न्यूमेरिकल्स में होंगे ही इन द ब्रैकेट। तो बस आपका काम तो इजी है, ये तो प्राइमरी सेक्शन का है, वैल्यूज आपको लिखनी है, ऑलवेज हायर वैल्यू से लोअर वैल्यूज सब्सट्रैक्ट करनी है, तो ऑलवेज यू आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यूज फॉर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये दोनों अगर बातें आपको समझ में आ गई है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स में निकाल रहा हूं। क्लियर? सर हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ एक ही हो, मतलब हाँ एल्यूमिनियम है हाँ, तो दोनों तरफ आएगा आएगा, एल्यूमिनियम। धीरे धीरे वो भी आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है दोनों तरफ एक एक ही ओके इलेक्ट्रोड हो, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। ये आगे आएगा इसके टॉपिक के बाद। ओके, तो मैं अभी ये दोनों न्यूमेरिकल्स निकाल दे रहा हूँ। आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता दिया। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एक पॉइंट पर। अब मेरा फोकस यहाँ पर है, ये जो एरो है ना हमारे पास, वो एरो के लिए हम ध्यान रखेंगे। देखो, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एरो हम देख लेते हैं कहां पर है। अच्छा, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो वही वापस हमें थोड़ा सा 11th में जाना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रेडॉक्स चैप्टर में हमने देखा था। जो रिड्यूस होता है। हाँ, जो अपने आप रिड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन की रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे कि एक एग्जांपल एक छोटा सा ले ले, ये दोनों का, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, उससे ज्यादा पोटेंशियलिटी कॉपर प्लस की है। कॉपर 2+ को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रिक आयन, और कॉपर प्लस को क्यूप्रस आयन। तो ये मैं कह सकता हूँ कि क्यूप्रस आयन हैज ए हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन क्यूप्रिक आयन। Cu+ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो Cu2+ से ज्यादा है। उसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+ आयन इज मोर देन द Cu2+ आयन। तो जो जितना ज्यादा इंटेंसिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उतना ही उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल पावरफुल बनता जाएगा। सो एज वी मूव अप बॉटम टू टॉप, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब उससे उल्टा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल्स कम हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन करने की, खुद की रिड्यूस होने की धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो रही है ना। तो अदर वर्ड ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि एज आई मूव डाउन द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। अगर नीचे जाते वक्त टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम हो रही है, तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई कि एज आई मूव डाउन इन द ईएमएफ सीरीज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। जैसे फ्लोरीन की
इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूं तो ऑरम की Au3+ की रिलेटिवली, ये सब कुछ रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, रिलेटिवली ऑरम की रिड्यूस होने की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो Fe2 सॉरी फ्लोरीन और ऑरम 3+ आयन के अंदर हम अगर रिलेशन देखें तो फ्लोरीन ज्यादा टेंडेंसी वाला है तो वो हमेशा रिड्यूस होगा, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल पावरफुल होगा। Au3+ का रिलेटिव कम होगा। लेकिन उससे उल्टा अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट रोल इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों पैरामीटर्स, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल, टोटली ऑपोजिट है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट रोल बढ़ रहा है, बॉटम टू टॉप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोल बढ़ रहा है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं तो क्या आ रहा है हमारे सामने। तो इसके नीचे बिल्कुल बॉटम में कुछ लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट 1 हम पढ़ रहे हैं। ए नेगेटिव पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 है, तो ए नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल मींस दैट the redox couple has a stronger reducing agent role than the hydrogen couple, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है, बाय डिफॉल्ट हमने हाइड्रोजन की वैल्यू 0 रखी है ना। अब 0 से ये एक हम बॉर्डर बना देते हैं, ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ वैल्यू कैसी है 0, 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव, 0 से नीचे सारे नेगेटिव। तो अब ये लाइन को हम ध्यान में रखें, तो हाइड्रोजन से नीचे सारी रिएक्टिव मेटल्स हैं, और रिएक्टिव मेटल्स का जनरल रोल क्या होता है पता है, दे ऑलवेज टेंड्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। मेटल की एक कैरेक्टर है, ऑलवेज दे वांट्स टू बिकम ए पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जनरल टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, तो हम कह सकते हो कि उनकी जनरल टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है। जैसे कि स्टेनस है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है लेकिन रिड्यूस होना नहीं चाहता, तो ऑक्सीडाइजेशन पावर उसका ज्यादा है लेकिन रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यूज वाले जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए इसको इस तरह से बताया है यहाँ पर, नीचे देखे तो कि भाई ए नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू मीन्स दैट रेडॉक्स कपल इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, क्योंकि उनका ऑक्सीडाइजेशन होना टेंडेंसी ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि भाई उसका रिड्यूसिंग एजेंट रोल पावरफुल होगा। और जिसके भी पोटेंशियल वैल्यूज, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज पॉजिटिव है, वो सारे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन से। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर मैंने गलती से गोल्ड की रिंग उसके अंदर रख दी, तो क्या मुझे टेंशन लेना पड़ेगा कि मेरी गोल्ड रिंग डिसॉल्व हो जाएगी या फिर नहीं होगी? सर पता नहीं। पता नहीं। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता मेल्ट हो है, H+ होता है, ठीक है, हम्म ओके। और गोल्ड रिंग में क्या होता है, और हम एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर मुझे टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन कब होगा, जब मेरा गोल्ड रिंग का एटम है, गोल्ड एटम, अगर वो डिसॉल्व होने लगेगा। डिसॉल्व कब होगा, जब वो Au में से Au+3 आयन बनेंगे, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ऐसी कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो ही मुझे टेंशन करना है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जो H+ आयन है और मैंने और मतलब गोल्ड रिंग अंदर डाल दी, गोल्ड रिंग में गोल्ड एटम्स है, अगर वो एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उसका कोरोजन हो रहा है और धीरे धीरे मेरी गोल्ड रिंग का गोल्ड सॉल्यूशन में चला जाएगा,
और मेरी रिंग का वेट कम हो जाएगा तो मेरा टेंशन बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसा हुआ तो अब हम देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, है ना। और ऑरम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, so it is a OHR। अब EMF सीरीज को देखो, AU का रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको यहां पर दिखाई देगा AU। सर हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे? हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे होगा, तो देखो हाइड्रोजन H+ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बनेंगे आयन में से, और ऑरम एटम में से आयन बनेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो हाइड्रोजन रिडक्शन, ऑरम ऑक्सीडेशन, ये रेडॉक्स अगर हुई तो मुझे टेंशन होगा। अब मुझे यही चेक करना है कि ये रिएक्शंस हो सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ऑरम और हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को मैं टैली कर रहा हूँ। तो देखो ऑरम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +1.4 पॉजिटिव Au+3 का, और हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि 0 होता है ना। तो Au3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Au3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो Au3+ होता तो वो रिड्यूस फौरन हो जाता, क्योंकि हायर द रिडक्शन पोटेंशियल तो वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर Au नहीं है, सॉरी Au3+ नहीं, Au है। ओके, तो ये रिवर्स रिएक्शन है ना, वो स्पॉन्टेनियस होती, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाती, क्योंकि Au3+ का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। तो ये Au3+ कैन बी रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन हैज टू ऑक्सीडाइज, बट हियर द reverse reaction is spontaneous, therefore forward reaction is a non spontaneous। तो Au की रिंग मतलब गोल्ड की रिंग अगर सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर गिर भी जाएगी तो भी Au का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और Au का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो भले ही अंदर पड़ी रहे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिडक्शन पोटेंशियल की रिलेटिविटी से एमसीक्यू में आते जाएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यू हैव टू थिंक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सर Au3, मतलब वो तो दिया होगा ना हाँ क्या? वो तो वैल्यूज तो देंगे ना। अगर वैल्यूज नहीं देंगे तो इनडायरेक्टली बता देंगे कि भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो भी बता देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज इस तरह से आ रहा है कि नर्स इक्वेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पोटेंशियल वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप ये दिमाग में नोट डाउन कर देना। एक तो टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर, इसीलिए हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट 298। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, और तीसरा प्रेशर ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। ये तीनों पर ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमने तीनों को कंट्रोल कर दिया, फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड स्टेट में, तो सेल पोटेंशियल वो भी कांस्टेंट हो गए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम ये तीनों पैरामीटर्स को हमेशा कांस्टेंट रख सकें। ये तीन में से कोई भी एक पैरामीटर अगर उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी, और नॉन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर सेल पोटेंशियल्स चेंज होते जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कांस्टेंट है तो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज होते हैं। तो अब इसके कैलकुलेशंस कैसे करें, तो फॉर दैट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर, दैट इज द नर्मस इक्वेशन।
तो उसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नर्नस ने ये एक इक्वेशन डिराइव किया था किसके ऊपर से, किसी भी एक अननोन मेटल आयन के हाफ रिएक्शन से, और ये हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. यू कैन सी दैट दिस रिएक्शन शोज दैट इलेक्ट्रॉन गेन बाय द Mn प्लस. यहाँ पर M मेटल है, N प्लस उसकी एक अननोन वैलेंसी है, वो +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 भी हो सकती है, व्हाटएवर. तो जितनी भी ये वैलेंसी होगी उतने ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 मोल मेटल सॉलिड बनेगा. So when the metal ion receives electron and converts into the metal solid, it is a reduction reaction. तो ये एक reduction half reaction है. For that half reaction, Nernst has derived an equation with the help of thermodynamic calculations. और ये जो thermodynamic calculations है वो हमें कैसे उसने derive किया वो याद नहीं रखना है. हमें तो क्या करना है, सिर्फ ये डेरिवेशन को पहले समझना है. तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड. आई एम अगेन सेइंग दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेम मेटल आयन माइनस R gas constant, T temperature and is the number of electron exchange. जो ये इक्वेशन समझ लेंगे. 10 मिनट के अंदर ये अगर ब्रेक हो जाए, बंद हो जाए ना, तो हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. So R is the gas constant, T is the temperature, N is the number of exchange electron which is obtained from this half reaction, and F is the Faraday constant. Okay, is the natural log metal atoms upon metal ions. तो ये इक्विलिब्रियम जैसा था, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. याद आया, Kc के वैल्यूज में हम ऐसे ही करते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेटल सॉलिड है और यहाँ पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयंस है. तो ये इक्वेशन उसने डिराइव किया. ठीक है. नाउ but we have seen that the concentration of any solid substance is taken as a density, और density हमारे लिए temperature constant है तो constant रहेगी, so it is taken as a unity. Okay, so instead of metal concentration we can write the 1. So the same equation again written, non-standard reduction potential of metal ion is equal to standard reduction potential of metal ion minus RT upon NF log 1 upon M plus N ion concentration. तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे हाफ रिएक्शन के लिए. अब ध्यान से, ये हाफ रिएक्शन के अंदर E नॉट Mn plus M has already been defined. ये डिफाइन का मतलब क्या होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये हमें EMF सीरीज से पता चल जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट है. स्टैंडर्ड स्टेट कभी चेंज नहीं होती है. ठीक है ना. R is also a gas constant, तो चलो 2 कांस्टेंट हो गए. F is also a Faraday constant, ये तीसरा भी कांस्टेंट हो गया. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 96487 है. कैलकुलेशंस के लिए उसको हम 96500 लेते हैं, फिजिक्स में भी शायद आया होगा, है ना. T is the temperature in Kelvin. यहाँ 11th-12th के सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT ये टेम्परेचर भी हमने फिक्स किया हुआ है. For the numerical purpose, we have taken as a 298 Kelvin. तो T भी कांस्टेंट हो गया. अब जो वेरिएबल है वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन. तो इस इक्वेशन के अंदर आपको मैं फिर से बताऊं कितनी बातें कांस्टेंट हो गई. E नॉट हाफ सेल, R, T, F, ये सब कुछ कांस्टेंट. वेरिएबल क्या रहा, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो चेंज होते जाएंगे, डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा मेटल आयन लिया है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है. तो बस इस इक्वेशन को हम हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो चलो मैं ये ड्राइंग निकालूं और चल रहा हूँ. सर हाँ, ये यहाँ पे वो यूनिटी क्यों लिया है एन को, मतलब वो नहीं कौन पता से था. कौन से को
m की जगह वो 1। m को 1 क्यों नहीं? अच्छा, आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हाँ करना पड़ेगा 11th का, चैप्टर 7, जहां पर हमने बताया था कि जो भी लिक्विड होते हैं और सॉलिड्स होते हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी में आता है, और जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो डेंसिटी उनकी कांस्टेंट आती है। तो जब भी सॉलिड्स और लिक्विड्स होते थे तो हम इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन में से हम कांस्टेंट ले लेते थे। ठीक है, तो जब भी मेटल सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी पर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ये बातें हमने कर ली। इन डेनियल सेल, अब डेनियल के एग्जांपल से हमें नल्स इक्वेशन का फाइनल एक फॉर्मूला मिल रहा है। डेनियल सेल के अंदर हमें पता है कि भाई एनोड और कैथोड कौन है। कैथोड पर अंश कौन होता है? अंश है ना हमारे साथ। तो निकल गया। अभी वापस आया। अरे यार ये क्या कर रहा है बच्चा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर भी आगे पीछे जा रहा है। सर वो मुझे कह रहा है कि मुझे सर का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो बाकी तो क्लियर आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, अब सर मुझे, थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है सर, पर सुनाई दे। हाँ अब इसको मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ना, तो ये मैं आज यूट्यूब पर रख दूंगा, उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है ना, तो वहां से भी आप एक बार इसको फिर से ध्यान से समझ लेना। अच्छा, अब हमारे पास डेनियल सेल है, तो मनन बताएगा कि मनन डेनियल सेल में एनोड पर कौन होता है? दिया हुआ ही है। वो पर लेकिन एक्टिव है कि नहीं, या फिर लॉग इन होकर आगे पीछे घूमने चला गया? मनन, हाँ सर। हाँ क्या तो तू સર પાણી પીવા ગયો હા હતો. પાણી ક્યારનો પીવા ગયો તો મને ખબર છે। ઓકે, ના ના સર હમણાં જ ગયો હતો. હમણાં જ ગયો ને? હા ચલ, તો હવે डेनियल सेल में, हाँ डेनियल सेल में एनोड पर कौन होता है? कॉपर या जिंक? કબર. वेरी गुड। अब देख बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है ना? હા સર વાંચી લીધો. ठीक है, तो बार बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। डेनियल सेल हमेशा याद रखना, एनोड और कैथोड फिक्स होते हैं, इसका कभी चेंज नहीं होंगे। डेनियल सेल है तो સર આવ્યો ને સીધું પૂછી લીધું એટલે બોલાઈ ગયો. હા, હવે કાલે સવારે બી ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછ્યું ને તો તને આવડવું જોઈએ કે ડેનિयल તો એનોડ ઝિંક, कैथोड कॉपर। ओके, હા સર યાદ રહ્યું. अच्छा अब इक्वेशन नंबर जो 3.8 है, ठीक है 3.8, उस इक्वेशन को यहाँ पर कॉपी किया गया है। इस इक्वेशन को यहाँ कॉपर के लिए और जिंक के लिए उसको आप टैली कर सकते हो। जैसे Mn प्लस M लिखा है तो यहाँ पर Cu2 प्लस Cu लिखा है ना। फिर माइनस RT अपॉन NF की जगह RT अपॉन 2F लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 2 क्यों लिखा। तो ये 2 इसलिए लिखा कि यहाँ पर उसकी वैलेंसी +2 है, तो कॉपर +2 में से कॉपर बनने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो इक्वेशन हमें पता है कि भाई कॉपर +2 Cu+2 में से Cu अगर बनाना है तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n वैल्यू इज 2, है ना। सेम वे Zn2 प्लस से Zn बन रहा है, तो अगेन इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर n वैल्यू इज 2। ओके, अब देखो 1 अपॉन Mn प्लस की जगह उन्होंने 1 अपॉन Cu2 प्लस और दूसरे इक्वेशन में 1 अपॉन Zn2 प्लस लिखा है। तो ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड हमारे पास ये है। स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होते, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। उनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस के साथ है। अब द सेल पोटेंशियल, बी केयरफुल, यहाँ पर नॉट नहीं है,
मीन्स इट इज ए नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो उसका इक्वेशन भी ऐसे ही रहता है, जैसे ई नॉट सेल का था सेम रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो उसका इक्वेशन ई नॉट सेल कैसे लिखते थे, जनरल इक्वेशन इस तरह से होगा, ई नॉट सेल की जगह ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड की जगह ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। वही फॉर्मूला, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट का जो सिंबल था नॉट वो हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर भी कैथोड पर जिंक है, सॉरी कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पहले लिखा और जिंक का बाद में लिखा। तो इक्वेशन 3.9 ये 3.9 से मिलेगा वैल्यू और इसकी वैल्यू 3.10 से मिल जाएगी, है ना। तो इक्वेशन 3.9 में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो ये पूरी वैल्यू है। 3.10 में जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये रही। तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है, बस इतना ही यहाँ पर किया गया है। अब देखो नीचे हम जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। तो ये जैसे ही हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं ना, तो एक इक्वेशन बड़ा लंबा बन जाएगा कि Cu2 प्लस Cu की जगह पर पूरा वैल्यू आ गए E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT/2F इंटू लॉग 1/Cu2 प्लस एक्वियस सॉल्यूशन माइनस, एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट Zn2 प्लस Zn